नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सत्ता बरकरार। मेघालय त्रिशंकु विधानसभा की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। G20 देशों के विदेश मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, न्यायपालिका और सरकार को बाल यौन शोषण के खतरे से मिलकर निपटना चाहिए। और इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय टीम 163 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 76 रन का लक्ष्य। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी है। जहां भाजपा आईपीएफटी ने त्रिपुरा में बहुमत हासिल किया है, वहीं एनडीपीपी और भाजपा ने नागालैंड में बहुमत प्राप्त कर लिया है। मेघालय त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ रहा है और सत्तारूढ़ एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के सभी नतीजों की घोषणा की जा चुकी है। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा आईपीएफटी गठबंधन ने 33 सीटें जीती हैं, जिनमें भाजपा 32 सीटों पर विजय रही है। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया है। सीपीएम ने 11 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं। त्रिपुरा मोथा ने 13 सीटें जीती हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार डॉ माणिक साहा बारदोवली निर्वाचन क्षेत्र से 49% से अधिक वोटों से जीत गए। नागालैंड में सत्तारूढ़ एनडीपीपी भाजपा गठबंधन ने 37 सीटों पर विजय प्राप्त की है। एनडीपीपी ने 25 सीटें जीत ली हैं। भाजपा ने 12 सीटें जीती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 4 सीटों पर कब्जा किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, नगा पीपल्स फ्रंट और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार काजहेतो की नेमी अकुलोतो निर्वाचन क्षेत्र से पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री और एनडीपीपी उम्मीदवार नेफ्यू रियो उत्तरी अंगामी द्वितीय विधानसभा क्षेत्र से 92% से अधिक वोटों से विजयी रहे। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी 26 सीटें जीती हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी ने 11, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने 5-5 तथा वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी ने 4 सीटों पर विजय प्राप्त की है। तृणमूल कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा, एचएसपीडीपी, पीडीएफ और निर्दलीय ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मैं बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। झारखंड में एजेएसयू पार्टी की एनडीए उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने रामगढ़ विधानसभा सीट का उपचुनाव जीत लिया है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो को 21,970 वोटों से पराजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 8वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 3 दिन के रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि हैं। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 में भारत का नेतृत्व और रायसीना डायलॉग दुनिया को सहयोग और शांति का संदेश दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के नेतृत्व में हिंद प्रशांत देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुश्री मेलोनी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की और भूमध्य सागर में इटली की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की घटनाओं का सीधा असर यूरोप पर पड़ता है। इटली की प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत इटली द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद चिंता का विषय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आज रूस यूक्रेन संघर्ष की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों से विघटनकारी ताकतों को पहचान करने को कहा। विदेश मंत्री ने बताया कि बैठक में मौजूदा वैश्विक तनाव का मुद्दा छाया रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक से पूर्व सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को परामर्श दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर देशों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। ये देश महंगे कर्ज और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि की चुनौती से जूझ रहे हैं। The foreign ministers addressed climate action in the context of common but differentiated responsibilities and urged developed countries to fulfill their commitments to deliver on the goal of jointly mobilizing $100 billion per year urgently and through to 2025 to tackle climate change. श्री जयशंकर ने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। बैठक में यूक्रेन के मुद्दे का समाधान नहीं तलाशा जा सका। उन्होंने कहा कि ईंधन, भोजन और उर्वरक की उपलब्धता अत्यधिक जटिल मुद्दे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि पहली बार G20 के विदेश मंत्रियों ने मादक पदार्थों के बारे में चर्चा की और इस दिशा में समग्र और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कही। For the first time, the G20 foreign ministers considered and discussed the topic of counter-narcotics and called for inclusive and strong international cooperation in this regard. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सभी G20 देशों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में भारत के अलावा 27 देशों के विदेश मंत्री उपस्थित रहे। बैठक के बाद जारी दस्तावेज में कहा गया है कि सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई, सतत विकास पर सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद से लड़ने और आपदा जोखिम में कमी जैसे मुद्दों पर विचार किया। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा अस्वीकार्य है और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना जरूरी है। विदेश मंत्रियों ने पेरिस समझौते के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए G20 नेताओं का संकल्प दोहराया। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जारी राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है और वर्तमान में प्रतिदिन 25,000 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इतना बड़ा और इतना भव्य मंदिर मॉडर्न काल में पहला ही इस तरह का मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस तरह का यहाँ भव्य हम इमारत देख रहे हैं, इसमें केवल हमारे देश के ही नहीं, विश्व के लिए भी एक आकर्षण का क्षेत्र रहेगा। और अयोध्या का विकास अब केवल मंदिर का ही नहीं, अब अयोध्या का भी संपूर्ण विकास किया जा रहा है। पूरा ही तीर्थ बनेगा और देश के ही नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ पर यात्री श्रद्धालु आते रहेंगे। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने बाल यौन शोषण को सबसे गंभीर और चिंताजनक चुनौती बताया है। नई दिल्ली में बाल यौन शोषण विषय पर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अपराध होते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इनसे अलग तरीके से निपटने की आवश्यकता है।
श्री रिजिजू ने कहा कि बाल यौन शोषण सामग्री का उत्पादन, वितरण यौन शोषण का सबसे गंभीर रूप है और ये बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने सहित इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के उपायों को सूचीबद्ध किया। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार को बाल यौन शोषण के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को देखते हुए केंद्र ने दुष्कर्म और बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 1023 विशेष त्वरित न्यायालय बनाए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत का युवा आज दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की उपलब्धियों और प्रयासों के कारण भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित होते युवा देशों में से एक है। श्री बिरला संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की कि अमृतकाल के दौरान नए भारत के निर्माण और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत के लोकतंत्र के अंदर चर्चा, संवाद, सुव्यवस्थित विचार, सकारात्मक विचार और लोकतंत्र के मन सकारात्मक आलोचना, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए हम युवा संसद अलग अलग नौजवानों में करते हैं तो इस विचार से करते हैं कि वो भारत की लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बने। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी युवा प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के लिए प्रस्तुत पंच प्रण का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का लक्ष्य दिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच के दूसरे दिन आज भारतीय टीम दूसरी पारी में 163 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। चेतेश्वर पुजारा ने सर्वाधिक 59 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉर्थन लेऑन ने सर्वाधिक 8 विकेट लिए। भारतीय टीम कल पहली पारी में सिर्फ 109 रन पर आउट हो गई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 197 रन बनाकर 88 रन की बढ़त हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भोजपुर के श्री अन्न महोत्सव से लोगों में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव लोगों को अपने आहार में मोटा अनाज शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिहार के भोजपुर जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन के क्षेत्र में नवाचार, साझेदारी और विकास सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा भारत में ऑस्ट्रिया की राजदूत कैटरीना वीजर ने सड़क बुनियादी ढांचे के विकास और हरित प्रौद्योगिकी में नवीनतम तकनीकों और नवाचारों पर विचारों का आदान प्रदान किया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 502 अंक घटकर 58,909 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 129 अंक कम होकर 17,322 दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग $85 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सत्ता बरकरार। मेघालय त्रिशंकु विधानसभा की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। G20 देशों के विदेश मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया। और विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, न्यायपालिका और सरकार को बाल यौन शोषण के खतरे से मिलकर निपटना चाहिए।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।